अभी मेरी शादी को 3 महीने ही हुए थे कि मेरे पेट में हर वक्त दर्द रहने लगा। एक दिन तबीयत बिगड़ गई तो मेरी सास और पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसकी बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। वो बोली, डिलीवरी का वक्त आ गया है, मरीज़ को डिलीवरी वार्ड में ले चलो। मुझे लगा मेरा पति अभी मुझे तलाक दे देगा, मगर वो मेरा हाथ थामकर बोला, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया और मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये मेरा ही बच्चा है, क्योंकि शादी से पहले मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं था। मैं उस बच्चे से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी और असल में मुझे हैरानी तब होती थी जब मेरी सास मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती और रोती रहती थी। एक दिन उसका राज मालूम करने के लिए मैंने सास के मोबाइल से अपने पति को मैसेज कर दिया। पति का जवाब पढ़कर तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि मैं आईने के सामने खड़ी अपने मुरझाए हुए वजूद को देख रही थी। मेरी आंखों के नीचे हल्की हल्की काली लकीर बन चुकी थी। सर के बाल भी सफ़ेद होने लगे थे और रंग ऐसा हो गया था कि देखकर ही दिल परेशान हो जाता था। मैं काफ़ी मोटी भी हो चुकी थी, जबकि मेरे कमरे में लगी तस्वीरों में तो मैं पहचान ही नहीं जाती। नरम नाजुक चेहरा, सितारों की तरह रोशन आँखें। मैं हर वक्त परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मेरी उम्र के लगभग सभी लड़कियों की शादी हो चुकी थी, जबकि मैं अभी तक कुंवारी थी। मेरी माँ मुझसे तो कुछ नहीं कहती, लेकिन मुझे मालूम था कि वो अंदर ही अंदर मेरे लिए परेशान रहती हैं। मैं आईने के सामने खड़ी थी जब भाभी की आवाज़ आई। वो बोली, पूनम आ जाओ, चाय बन गई है, सब साथ बैठते हैं। मैं भी उनके साथ चल पड़ी थी। भाभी तेज़ तेज़ चलती थीं, जबकि मैं लंगड़ाकर चलती थी। वो आगे निकल गईं तो पीछे मुड़कर मुझे देखकर हंसते हुए बोलीं, जब से तुम्हारा भतीजा 1.5 साल का हुआ है, मुझे हर काम जल्दी जल्दी करने की आदत पड़ चुकी है। आ जाओ मेरे साथ। भाभी ने मेरा हाथ थाम लिया था। मैं साथ चलते हुए बोली, सीमा, तुम तो मुझसे 6 महीने छोटी हो ना। उसने इस बात पे सर हिला दिया तो मैं बोली, तुम्हारी शादी तो 4 साल पहले ही हो चुकी है, क्योंकि तुम बहुत हसीन हो। देखो, मैं आज तक अपने माँ बाप पर बोझ बनी बैठी हूँ, क्योंकि मैं लंगड़ी भी हूँ और मोटी भी। सीमा एकदम परेशान हो गई। वो बोली, चुप कर पूनम, ऐसी बातें नहीं करते। भगवान सब बेहतर करेगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, वो तुम्हारे लिए बेहतर ही पति ढूंढेगा। मैं चुप हो गई थी। शाम को मैं अपने कमरे में बैठी गीता का पाठ कर रही थी जब मेरी भाभी भागते हुए कमरे में दाखिल हुई। वो बोली, पूनम, जल्दी से कोई अच्छा सा ड्रेस पहनकर बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मैं तो भाभी की तरफ देखती रह गई। मैं बोली, सीमा, मेरे लिए रिश्ता? वो कैसे? भाभी हंसने लगी और बोली, माँ जी ने रिश्ता लगाने वाली आंटी से बात की थी, वो लेकर आई हैं। मैं बोली, सीमा, क्या फ़ायदा तैयार होने का जब लड़के वाले मुझे रिजेक्ट करने वाले हैं। वो बोली, नाउम्मीदी वाली बातें मत करो, तुम पिटोगी मुझसे। देखो, सुबह हमने तुम्हारे रिश्ते के लिए प्रार्थना की थी और अब रिश्ता आ गया। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वो तुम्हें पसंद भी कर लेंगे। हो सकता है हमारी यह प्रार्थना भी सफल हो जाए। मैं बगैर तैयार हुए ही बाहर आ गई तो एक लड़का और एक आंटी बैठी हुई थी। आंटी मुझे देखकर खुशी से उठकर खड़ी हो गईं। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, जबकि मैंने तिरछी नज़र से उस लड़के की तरफ देखा था। आज मुझे पहली बार ये एहसास हुआ था कि पहली नज़र की मोहब्बत किसे कहते हैं। वो लड़का भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया था। आंटी बोली, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, अगर आप कहें तो हम इसे अभी अंगूठी पहना के जाते हैं। तभी मैंने नज़र उठा के उस लड़के की तरफ देखा था तो वो अब भी मुझे ही देख रहा था। माँ बोली, अगर ये बात मेरे हाथों में होती तो यकीनन आपको अंगूठी पहनाने की इजाज़त दे देती, मगर आप तो जानती हैं ना कि शादी ब्याह के मामले मर्दों के हाथ में होते हैं। पूनम के पिताजी जब ऑफिस से वापस आ जाएंगे तो उनसे बात करके मैं आपको कॉल कर दूंगी। वो लोग चले गए थे, मगर मेरा दिल अभी तक बेहद धड़क रहा था। फिर ये हुआ, मेरे सारे फैसले भगवान ने अपने हाथ में ले लिए। दोनों तरफ से ही हाँ हो गई थी और सिर्फ 1 महीने बाद ही शादी की तारीख भी तय हो गई थी। मैंने अपने घर वालों को सख्ती से मना कर दिया था कि मुझे धूमधाम से शादी नहीं करनी। मेरे दिल में यही डर था कि लोग मुझे देख के हंसेंगे। मेरे घर वालों ने भी इस बात को मान लिया था और बिल्कुल वैसा ही किया जैसे मैंने कहा था। घर वालों ने शादी के जोड़े में मुझे विदा किया था और मैं राजेश की दुल्हन बन चुकी थी। मैं बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद राजेश भी कमरे में आ गया था। वो भी खुश लग रहा था। उसने मुझे मुँह दिखाई रस्म पर अंगूठी पहना दी थी और बोला, पूनम, मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो।
जबकि मुझे अभी तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता था कि वो एक मोटी सी लड़की को पाकर खुश हो गया हो। मैं बोली, मुझे एक बात पूछनी थी। आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे साथ शादी क्यों की है। वो मेरे सवाल पर हंस दिए थे। वो बोले, जाहिर सी बात है, तुम मुझे अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने कर ली थी शादी। मैं जवाब से ही सवाल निकाल रही थी ताकि राजेश का जवाब सुनकर मेरे मुरझाए हुए दिल को सुकून मिल जाए। मैं बोली, मुझमें क्या पसंद आया था आपको। वो बोले, तुम्हारी ओरिजिनलिटी, तुम जैसी भी हो वैसे ही हमारे सामने आ गई थी। तुमने खुद को मेकअप के पर्दे में नहीं छुपाया था। मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी शादी के बाद ही खूबसूरत दिन शुरू हो गए थे। मेरा पति मुझ पर जान निछावर करता था, जबकि मेरी सास तो मेरे अपने माँ बाप की तरह ही ख्याल रखती थी। मैं बहुत मोटी हो चुकी थी। राजेश के साथ मैं बिल्कुल भी नहीं जचती थी, इसलिए मैंने सोचा कि डाइटिंग शुरू कर दूं। मगर मेरी सास ने साफ मना कर दिया और बोली, अगर तुम स्मार्ट हो गई ना तो राजेश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगोगी। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई। खैर, हर शाम मेरी सास राजेश के आने से पहले मुझे कुछ न कुछ मीठा ज़रूर खिलाती थी, जो कि मैं उनकी मोहब्बत समझकर खा लिया करती थी। आज मेरी सास ने मुझे छेना खिलाया था, जिसे खाते ही मेरे पेट में ज़ोरों से दर्द शुरू हो चुका था। अब तो हर रोज़ ऐसा ही होता था। मेरी सास जब भी मुझे कुछ मीठा खिलाती थी तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता था। जब तक राजेश घर आते तब तक मैं दर्द से परेशान हो जाती थी और फिर वो सारी रात मेरे लिए जागता रहता था। यूँ हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करने का मौका ही नहीं मिलता था। इस वजह से मैं बहुत परेशान थी। मैंने सोचा, क्यों ना मैं अपनी सास का दिया हुआ मीठा खाऊं ही नहीं, क्योंकि मुझे अपनी सास पर शक होने लगा था। शायद वो मेरे और राजेश के प्यार से जलने लगी और हमें एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। आज शाम मेरी सास मेरे लिए खीर बनाकर लाई थी, तो मैं बोली, माँ जी, मैं इसे अपने कमरे में जाकर खा लूँगी। वो कहने लगी, अभी मेरे सामने खाओ। मैंने बहाने से कहा, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। वो बोली, जब ठीक हो जाएगा तब खा लेना। मेरी सास मुस्कुरा दी थी। मैंने अपने कमरे में आकर उस खीर को खाने के बजाय छुपा दिया था। मुझे लगा था कि आज मेरे पेट में दर्द नहीं होगा, मगर मेरा अंदाज़ा गलत निकला था। मेरे पेट में दर्द शुरू हो चुका था और धीरे धीरे वो बढ़ने लगा था। मैं दर्द से कराहने लगी थी। मेरी सास मेरे कमरे में भाग कर आई और बोली, क्या बात है बेटी। मैं रोते हुए बोली, राजेश को बुला लो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। थोड़ी देर में राजेश भी आ चुके थे। उन्होंने मेरी हालत देखी। वो जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर गए। मेरी सास मुझे दिलासा देती रही। हॉस्पिटल पहुंचकर मुझे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट करा दिया गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोला, पेशेंट की डिलीवरी का समय आ गया, पेशेंट को डिलीवरी वार्ड में लेकर चलो। मैं हक्का बक्का हो गई थी और उस डॉक्टर की तरफ देखती रह गई। मैं चिल्लाई और बोली, ये नामुमकिन है, क्योंकि मेरी शादी को तो सिर्फ अभी 3 महीने ही हुए हैं। मुझे लगा था कि मेरा पति अभी मुझे तलाक दे देगा, इसलिए मैं बहुत डर गई थी। मैं गुस्से से बोली, राजेश, मुझे इस अस्पताल से ले चलो, मुझे नहीं करवाना यहाँ इलाज। ये डॉक्टर पागल है, मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। लेकिन मेरा दर्द अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैं चीखने लगी थी। राजेश ने जल्दी से मेरा हाथ थाम लिया और बोला, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब बाहर चले गए। मेरी डिलीवरी का वक्त शुरू हो गया था। 1.5 घंटे की कोशिश के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था, मगर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि ये बच्चा मैंने ही जना है। लेकिन मैंने अभी अपनी आंखों से अपने बच्चों को पैदा हुए देखा था, इसलिए मुझे यकीन करना ही पड़ा। मैं दुख और गम में बेबस हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं राजेश का सामना कैसे करूंगी। वो शायद अब मुझे तलाक दे देगा। बिरादरी में मेरी कितनी बेइज्जती होगी। यही बातें सोच सोच कर मैं रोने लगी थी। थोड़ी देर हुई थी कि राजेश और मेरी सास कमरे में आ चुके थे। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। मेरी सास ने मुझे मुबारकबाद दी और बच्चा मेरे सामने करके बोली, देखो बहू, बेटा हुआ है, ये हूबहू तुम पर गया है। मैंने मुंह फेर लिया था। मैं बोली, इसे मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाएं। राजेश बोला, क्या बात है पूनम, तुम्हें किस बात का शक हो रहा है। तुम इस छोटे से बच्चे के ऊपर जुल्म मत करो। हम घर आ गए तो मैंने अपनी सास और राजेश को सख्ती से मना कर दिया था कि वो मेरे घर वालों को इस बच्चे की पैदाइश के बारे में कुछ नहीं बताएं। मैं नहीं चाहती कि मेरे पिताजी को जब पता चले कि उनकी बेटी ने शादी के 3 महीने बाद ही उन्हें नाना बना दिया था। राजेश अभी भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। उसकी जगह कोई और मर्द होता तो अब तक मुझे तलाक दे चुका होता। मेरी सास बच्चे को संभालती थी। मुझे तो उसका मुंह देखने का भी दिल नहीं करता था। राजेश ने ही उसका नाम प्रेम रखा था।
मैंने एक बात को गौर किया था कि जब से हमारे घर में प्रेम पैदा हुआ था, मेरा पति हर वक्त अपनी माँ के साथ लड़ता रहता था, जबकि उसने कभी भी अपनी माँ के साथ ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं की थी। जब भी प्रेम रोता तो मेरी सास उसे मेरे पास ले आती और कहती, बेटी इसे चुप करवा दो, बच्चा माँ की खुशबू को तरस रहा है। मैं मुंह फेर लेती थी और फिर कहती, नहीं मैं नहीं ले सकती, मेरी तबीयत ख़राब है। तब मेरी सास रोने लगती और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहती, बहू मुझे माफ़ कर दो। मैं वजह पूछती तो मुझे कुछ भी ना कहती। मैं सचमुच बहुत हैरान थी कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब राजेश ऑफिस से लौटे तो मेरी सास के बोलने की आवाज़ आने लगी थी। वो बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, ऐसा मालूम होता था जैसे बहुत गुस्से में हो। वो बोली, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस बच्चे को संभाल सकूं। इसकी माँ को कहो बच्चा संभालना है तो संभाले, नहीं तो हम बच्चे के लिए दूसरी माँ ले आएंगे। तब राजेश की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी थी। वो कह रहा था, माँ ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप अगर वो सब ना करती जो आपने किया तो यकीनन हालात इससे अलग ही होते। मेरी सास चुप हो गई थी। थोड़ी देर बाद राजेश मेरे कमरे में आए तो मैं थोड़ी डर कर बैठी। मुझे लगा कि वो मेरे साथ भी लड़ाई करेंगे, मगर वो मुस्कुराकर बोले, पूनम इस गुलाबी रंग के सूट में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी थी। मेरी ज़िंदगी राजेश के दम से रोशन हो चुकी थी। मैं बच्चे को जन्म देने के बाद बहुत स्मार्ट हो चुकी थी। मैं खुश थी, लेकिन अब मुझे अपनी सास पर शक हो गया था। वो मुझे मीठा खिलाती थी, कहीं उसी की वजह से मेरे घर बच्चे की पैदाइश तो नहीं हुई थी। राजेश ने प्रेम के लिए आया का इंतज़ाम कर लिया। अब ज़्यादातर प्रेम को आया ही संभालती थी। एक शाम को मैं सोकर उठी तो आया बोली जी मैम साहब, आपकी सास पागल हैं क्या? मैं बोली, नहीं तो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो बोली, आज जब आप सोई हुई थी तो आपकी सास आपके पास आकर बैठी थी और रोती चली जा रही थी और बार बार आपसे माफ़ी मांग रही थी। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई थी। अब मुझे सास पर शक होने लगा था और शक और भी बढ़ने लगा था। हो ना हो उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैंने 3 महीने में ही बच्चे को जन्म दिया था। मैंने आया से कह दिया कि तुम अब मेरी सास पर नज़र रखना। वो दिन भर जो कुछ भी करती हैं मुझे एक एक बात आकर बताना। वो मुस्कुरा कर बोली, जी मैम साहब, मैं तो आपकी वफ़ादार हूँ। मैं खुश हुई। चलो मेरा काम आसान हो गया। मुझे लगता था कि ये काम वाली औरत है, बहुत अच्छी जासूसी करती है। राजेश स्टडी रूम में थे। वो अपने ऑफिस के काम उसी रूम में बैठकर करते थे। मैंने उनके लिए चाय बनाई और वहीं लेकर गई। मैंने सोचा कि चलो 2 पल बैठकर अपने पति से बात कर ली जाए, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला राजेश हड़बड़ा गए थे और उनके हाथ से छूटकर कुछ फ़ोटो ज़मीन पर बिखर गए थे। मैंने उस पर नज़र डाली तो फ़ोटो में राजेश मुस्कुराता हुआ खड़ा था और साथ में कोई लड़की भी खड़ी थी जिसने राजेश के हाथ को मजबूती से थामा हुआ था। इससे पहले कि मैं उस लड़की की शक्ल देख पाती, राजेश ने वो फ़ोटो उठा लिए थे। मुझे एक पल के लिए शक हुआ था कि शायद मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था, और ये एक ऐसी बात थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। राजेश जल्दी से उठा और बोला, आओ पूनम मेरे साथ बैठो। मगर मैं सर पकड़कर रह गई क्योंकि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। मैं वहाँ से अपने कमरे में आकर लेट गई। उस सदमे ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैं बेहद परेशान थी और रोते हुए कब सो गई थी मुझे मालूम नहीं पड़ा। मैंने नींद में भी बहुत बुरे सपने देखे। हर सपने में मैंने यही देखा कि राजेश मुझसे दूर जा रहा था। मैं राजेश की आवाज़ सुनकर ही उठी थी और हड़बड़ा कर बैठी थी। राजेश बड़ा परेशान सा लग रहा था। वो बोला, क्या बात है पूनम, तुम नींद में बार बार रो क्यों रही थी? मैं वैसे ही परेशान थी, इसलिए कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था। मैं बोली, कुछ नहीं, बस बुरा सपना देख लिया था। राजेश बोला, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। वो कमरे से बाहर चला गया तो मेरी नज़र पानी के जग पर पड़ी। उसमें पानी नहीं था, जबकि प्यास से मेरे गले में कांटे चुभ रहे थे। मैं भी जग उठाकर राजेश के पीछे ही चल पड़ी थी, लेकिन मेरे कदम किचन से आती हुई आवाज़ सुनकर रुक गए थे। माँ जी राजेश के साथ कुछ बात कर रही थी, जिसके जवाब में राजेश ने बोला, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है। हाँ, मैंने दूसरी शादी की है, उससे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। मैं उससे दूर नहीं रह सकता। उसके बगैर ये बातें थोड़े की तरह मेरे दिल पर बरस रही थीं। क्या राजेश ने सच में दूसरी शादी की है? मेरे आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कमरे में आ गई। जब राजेश वापस आया तो मुझे देखकर दंग रह गया।
वो बोला, पूनम, जब मैं कमरे से गया था तो तुम संभल चुकी थी और अब फिर से तुम्हारा चेहरा फिर से मायूस लग रहा है। मुझे बताओ, हुआ क्या है? किस बात की टेंशन ले रही हो? दिल तो कर रहा था कि मैं कह दूं कि राजेश, आपकी दूसरी शादी का दुख मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है, मगर मैं चुप रही थी। मैंने राजेश से नींद की गोली मांगी थी। राजेश ने भी कुछ कहे बिना मुझे गोली थमा दी थी। जाने मैं कितने घंटे सोती रही। जब सुबह मेरी आँख खुली तो राजेश ऑफिस जा चुका था। मैं बाहर आ गई। अभी तक मेरा दिमाग फट रहा था। तभी मेरी नज़र मेरी सास के मोबाइल पर पड़ी थी। वो सोफ़े पर पड़ा हुआ था। मैं जल्दी से उनका मोबाइल लेकर आ गई और राजेश को मैसेज किया कि पूनम का क्या करना है बताओ। इस मैसेज को सेंड करने के बाद मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। इतनी देर में राजेश की कॉल आ गई थी। फ़ोन बजने लगा तो मेरे हाथ थर-थर काँपने लगे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मगर इतनी देर में फ़ोन बंद हो गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन एक बार फिर से मोबाइल बजने लगा था। जब तीसरी बार कॉल आई तो मैंने फ़ोन उठा लिया था। राजेश बोलने लगा, माँ, आप पूनम की जान को छोड़ क्यों नहीं देती? उसने क्या बिगाड़ा है आपका? अपनी पसंद की शादी की थी आपके बेटे ने। जो भी सज़ा देनी है मुझे दें, पूनम को नहीं। आपको याद है ना, 3 साल पहले मैंने पूनम से मोहब्बत करके शादी की थी, जबकि आप चाहती थी कि मैं आपकी सहेली की बेटी के साथ शादी कर लूं। लेकिन मैं राज़ी नहीं हुआ और आप भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। मजबूरन मुझे पूनम के साथ कोर्ट मैरिज करनी पड़ी थी, मगर आपने उसको कभी कबूल नहीं किया। यहाँ तक आपने उसका एक्सीडेंट भी करवा दिया। वो तो शुक्र है भगवान का कि पूनम बच गई, मगर उसके एक पैर में दिक्कत आई थी जिसकी वजह से वो लंगड़ा कर चलने लगी थी। वो कोमा में रही कितने दिन तक, और जब आपको मालूम पड़ा था कि वो माँ बनने वाली है तब पहली बार आपको अपनी गलती का एहसास हुआ था। तब आपने मुझे सारा सच बता दिया था कि पूनम का एक्सीडेंट आपने ही करवाया था। बच्चे की वजह से पूनम जल्दी ठीक हो गई थी। वो कोमा से तो बाहर आ गई, लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। वो यही समझती थी कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, इसलिए उसके माँ बाप उसे अपने साथ ले गए थे। माँ, आप भी जानती हैं कि 5 महीने बाद जब सीमा की भाभी की कॉल आई थी, तब आप पूनम को फिर से शादी करके ले जाएं। उस दिन मैंने आपसे बात की थी और कहा था हम उसके लिए रिश्ता लेकर जाते हैं। जब पूनम शादी करके हमारे घर आई तो आप उसका बहुत ख्याल रखती थी। आपने उसकी दवाई की जिम्मेदारी उठाई थी और मिठाई में दवाई डालकर देती थी। अब आप भी फिर से लोगों की बातों में आ गई हैं कि मैंने दूसरी बार भी पूनम से ही शादी क्यों की, जबकि आप ये भी जानती हैं कि ये शादी सिर्फ पूनम को दिखाने के लिए की थी। वो तो अभी तक इसी सदमे में है कि उसकी शादी के 3 महीने बाद ही उसने बच्चे को जन्म कैसे दिया, इसलिए उसने खुद को अपने सगे बच्चे से दूर रखा हुआ है। राजेश ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, जबकि मुझे उसकी तमाम बातें सुनकर झटके महसूस होने लगे थे। मैं लड़खड़ा कर पीछे जाकर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। मुझे सारी बातें याद आ चुकी थीं, सब कुछ याद आ गया था। मैं राजेश से बोली, मेरा प्रेम कहाँ है? राजेश मुस्कुरा दिया था। मैंने पहली बार अपनी औलाद को चूमा था। मेरी सास ने मुझसे माफ़ी मांगी थी, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। हालांकि ये मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था कि मैं उन्हें माफ़ करूं। फिर मैंने ये सोचकर उन्हें माफ़ कर दिया था कि क्या पता मुझसे कौन सी गलतियां हुई हों, ऊपर वाला भी मुझे माफ़ कर दे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।